हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं आर एन रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसके अंदर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए मिसन फंडोप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। ये इसका एक मेथड है। अगर आप लोगों में से किसी को भी मिसन फंडोप्लिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइए। वीडियो को वॉच करने से पहले एंड अपनी जो नॉलेज है उसको आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक GERD। GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे ही नाम से हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स का मीन्स क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो। यहाँ पर जो बैकवर्ड फ्लो हो रहा है वो है गैस्ट्रिक कंटेंट्स। स्टमक के जो भी कंटेंट्स हैं उनका बैकवर्ड फ्लो हो रहा है कहाँ पर, इसोफेगस के अंदर। इससे आप इजीली इस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनका बैकवर्ड फ्लो हो रहा है इसोफेगस के अंदर। एंड मोस्टली ये जो कंडीशन है वो आपको जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होता है उसके साथ में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही जो GERD के केसेस होंगे वहाँ पर जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया की कंडीशन है वो भी प्रेजेंट होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्लाइडिंग हाइटल हर्निया प्रेजेंट होता है और साथ में GERD के जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन डेप्थ अगर हम बात करते हैं GERD की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस के अंदर बैकवर्ड फ्लो हो रहा है उनका। तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी इसोफेगस की म्यूकोसा है, म्यूकोसल लाइनिंग है, उसके अंदर इरिटेशन होना शुरू होता है। उसकी वजह से ये डैमेज भी हो सकती है। ये जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं, रीफ्लक्स इसोफेगाइटिस। क्योंकि रीफ्लक्स होने की वजह से ही यहाँ पर जो इसोफेगस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है। इसको एक जो अदर नेम है रीफ्लक्स इसोफेगाइटिस ये भी कहा जाता है। अगर मैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की बात करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये दो डायग्राम्स हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन में आपको इस तरीके से जो डायग्राम है वो दिखाई दे रहा है, और जो दूसरी कंडीशन है वो है एबनॉर्मल कंडीशन यानी GERD की कंडीशन। फर्स्ट अगर नॉर्मल हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पोर्शन है वो इसोफेगस का पोर्शन है, और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे फिर स्टमक की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइनिंग है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक स्फिंक्चर है। ये है इसोफेजियल स्फिंक्चर। यहाँ पर मेन जो रोल है वो इसी स्फिंक्चर का होता है कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर जोन होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्टमक के कंटेंट्स हैं वो बैकवर्ड फ्लो नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये जो मैकेनिज्म है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अगर पोजीशन नॉर्मल है, कोई भी रीफ्लक्स की जो कंडीशन है वो प्रेजेंट नहीं है, और साथ में कुछ और जो एरिया है साथ में वहाँ से भी प्रेशर डेवलप होता रहता है, उसकी वजह से ये जो स्फिंक्चर है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यहाँ पर ये जो स्फिंक्चर है ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और ये हाई प्रेशर जोन एरिया है। इसकी वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है गाइस। और दूसरा है कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है अक्यूट गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल। ये जो एंगल है ये भी यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप करने का काम करता है। तो उसकी वजह से जो फ्लैप है, ये फ्लैप है, इनको फ्लैप कहा जाता है, और
इनके अंदर ये जो क्लोजिंग है ये बनी रहती है, ये जॉइनिंग बनी रहती है, तो इसको कहा जाता है फ्लैप वॉल इफेक्ट। इस एंगल की वजह से ये फ्लैप वॉल इफेक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और साथ में जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी यहाँ पर लगता रहता है। उसकी वजह से क्या है कि ये जो स्फिंक्टर हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस के अंदर बैकवर्ड फ्लो नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन है, GERD की कंडीशन है, तो फिर उस केस में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि ये अब जो स्फिंक्टर हैं जो कि लोअर स्फिंक्टर है, सो इनके अंदर अब रिलैक्सेशन हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में रिलैक्सेशन हो गया है और एक गैप जो है वो बिल्ड हो गया है। सो अब यहाँ पर आप देखो कि इनके अंदर जब ये गैप डेवलप हो गया है, और ये जो एंगल था यहाँ पर हमने बात की थी कि नॉर्मल कंडीशन में एक एंगल बनता है अक्यूट गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल। सो उसकी वजह से जो फ्लैप वॉल इफेक्ट था वो डेवलप हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब जो स्फिंक्टर हैं वो रिलैक्स कंडीशन के अंदर है। सो ये जो अक्यूट एंगल है वो अब नहीं बन पाएगा। सो इनके अंदर जो फ्लैप वॉल इफेक्ट है वो यहाँ पर अब डेवलप नहीं होगा। सो क्या होगा कि जो अब गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो इजीली जो ईसोफेगस है उसके अंदर बैकवर्ड उनका फ्लो हो जाएगा। सो इसी कंडीशन को GERD कहा जाता है, और यहाँ पर ये जो प्रेशर की जो मैकेनिज्म काम करता है उसी की वजह से जो एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि यहाँ पर ये जो वाल्व हैं, स्फिंक्टर हैं, वो नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन अगर ये मैकेनिज्म के अंदर चेंजेस होता है, रिलैक्सेशन इन स्फिंक्टर के अंदर हमें देखने को मिलती है, तो फिर ये कंडीशन डेवलप हो जाती है जहाँ पर जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो इजीली ईसोफेगस के अंदर बैकवर्ड फ्लो उनका होने लगता है। सो ये कंडीशन कहलाती है GERD। सो ये पैथोफिजियोलॉजी है GERD की। सो जब भी यहाँ पर रिफ्लक्स की कंडीशन डेवलप होती है गाइस, तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन जो एसिड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में गैस्ट्रिक या फिर ड्यूडेनल जो कंटेंट्स होते हैं, जो भी स्टमक के अंदर कंटेंट्स उस वक्त अवेलेबल है और ड्यूडेनम के अंदर जो कंटेंट्स अवेलेबल हैं, साथ में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, इनका भी कॉम्बिनेशन हमें GERD की केसेस में देखने को मिलता है। सो अगर ये कंडीशन फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग रिफ्लक्स है की कंडीशन है, सो ये कंडीशन अगर फ्रीक्वेंट है, बार बार हो रही है और काफ़ी लंबे टाइम से ये चलती आ रही है, तो फिर ये जो कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाती है रिफ्लक्स ईसोफेगाइटिस के अंदर। और यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ईसोफेगाइटिस की कंडीशन है गाइस, तो यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर फिर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सो अगर हम इसके ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो किस वजह से डेवलप हो सकती है, सो अगर यहाँ पर ये जो नर्व सप्लाई हो रही है जो कि प्रेशर जोन एरिया है जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन के अंदर है, ये जो प्रेशर एरिया है इसके नर्व सप्लाई के अंदर अगर अल्ट्रेशन होती है तो उस वजह से भी यहाँ पर हमें GERD के जो केसेस हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि अगर यहाँ पर जो नर्व सप्लाई है इस प्रेशर जोन एरिया के अंदर उसके अंदर चेंजेस होते हैं, सो फिर GERD के केसेस डेवलप हो सकते हैं। या फिर आपने देखा यहाँ पर एक जो एंगल बन रहा है अक्यूट गैस्ट्रोइसोफेजियल एंगल है, उसका अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसकी वजह से जो वॉल के अंदर इफेक्ट आ रहा है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि जो भी अक्यूट एंगल है अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस वजह से भी GERD की केसेस डेवलप हो सकते हैं। या फिर किसी और अदर रीज़न की वजह से ये जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये इनकॉम्पिटेंट है, मीन्स इसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं है, तो फिर वहाँ पर GERD डेवलप हो सकता है।
जीईआरडी के केसेस के अंदर अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर कुछ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं जिनके अंदर हमें जीईआरडी के केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। लाइक अगर ओबेसिटी है किसी कैंडिडेट के अंदर, तो फिर वहाँ पर जीईआरडी इजीली डेवलप हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो फूड है वो बैकवर्ड फ्लो करता है। सो वहाँ पर फिर हमें हार्ट बर्न की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो उसका जो रीज़न है वो जीईआरडी होता है उस वक्त कि प्रेगनेंसी में जो प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जीईआरडी होता है। या फिर अगर सबसे ज़्यादा टॉबैको या फिर स्मोकिंग एंड हाई फैट फूड का इस्तेमाल होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हैं जीईआरडी के लिए। या फिर कैफिनेटेड जो फूड होते हैं और चॉकलेट्स जो होती हैं, इनका भी अगर हद से ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, तो फिर जीईआरडी डेवलप हो सकता है। एंड हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स हैं, इनका अगर लेवल हाई होता है तो उस केस के अंदर भी जीईआरडी के जो केसेस हैं वो डेवलप हो सकते हैं। जीईआरडी के केसेस में हमें जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं, तो मेनली अगर इसमें साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर हार्ट बर्न जो कंडीशन होती है, जहाँ पर एक बर्निंग साइन हमें देखने को मिलता है, तो उसको हार्ट बर्न कहा जाता है। ये कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ में डिस्फेजिया यानी जो स्वेलोइंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर यहाँ पर डिफिकल्टी होगी, पेनफुल जो स्वेलोइंग का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और साथ में एसिड रीगर्जिटेशन, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ड्यूडेनल कंटेंट्स या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो हैं वो बैकवर्ड फ्लो होते हैं इसोफेगस के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर जो एसिड रीगर्जिटेशन का एक साइन है वो भी हमें देखने को मिलता है। और वाटर ब्रैश यानी जो एक अपने कभी कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो कभी कुछ ज़्यादा खा लेने की वजह से भी ये जो एक खट्टा सा जो पानी मुंह के अंदर बैकवर्ड फ्लो होता है, तो ये अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो ये जो साइन है वो भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है जीईआरडी की कंडीशन में। एंड पेन का जो साइन है, इसको हम पेन ना कहकर एक बर्निंग सेंसेशन कहेंगे। बर्निंग सेंसेशन की कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और ये जो बर्निंग सेंसेशन है वो किस तरीके से देखने को मिलेगा कि ये जो मूवमेंट है इसका वो कभी ऊपर है और कभी नीचे की तरफ इसका मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। सो पेन को यहाँ पर हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि पेन हमें बर्निंग सेंसेशन के रूप में देखने को मिलता है जीईआरडी की कंडीशन में। एंड पेन की बात कर रहे हैं हम गाइस कि अगर जीईआरडी की जो कंडीशन है वो सीवियर है, तो फिर ये जो पेन है वो बैक में, नेक में और जॉ के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर की पॉइंट है कि जीईआरडी के केस में अगर हम पेन को नोटिस कर रहे हैं, तो ये जो पेन है वो एक तो बर्निंग सेंसेशन के रूप में हमें देखने को मिलेगा और इसका मूवमेंट अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा। और सीवियर कंडीशन में ये जो पेन है वो बैक में, नेक में और फिर जॉ के अंदर भी हम फील कर सकते हैं। एंड इसके प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो आफ्टर मील ये जो पेन सेंसेशन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि ये जो पॉइंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो मेन रोल है वो गैस्ट्रिक कंटेंट्स का है। तो अगर हमने कोई फूड इंजेस्ट किया है, इट मीन्स कि जो अब गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई है। तो इस कंडीशन में ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंडीशन बन जाती है कि अगर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो फिर जो जीईआरडी है वो इजीली डेवलप हो सकता है। तो ये भी इसका एक मेन साइन है कि अगर यहाँ पर पेन हमें देखने को मिल रहा है, तो आफ्टर मील हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसके बाद ये बर्निंग सेंसेशन
ज़्यादा देखने को मिलती है GERD के केस में। सो ये आप ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो GERD में आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर मील ही आपको पेन का जो साइन है वो देखने को मिलता है। एंड ये जो पेन है वो एंटासिड या फिर कोई फ्लूइड हम ले रहे हैं तो उसके इंजेक्शन के बाद में ये जो पेन है वो रिलीव भी हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम एंटासिड ले रहे हैं और उसके बाद जो पेन है वो रिलीव हो रहा है तो फिर ये जो पेन है वो GERD के केसेस से रिलेटेड है। एंड कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लाइक लिफ्टिंग हो गया या फिर स्ट्रेनिंग जो एक्सरसाइज होती है जब यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा हो रहा है इस एरिया के ऊपर, तो उस वजह से भी जो डिस्कम्फर्ट है वो पैदा हो सकती है। एंड जो डिस्कम्फर्ट की कंडीशन है वो कैंडिडेट इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकता है कि लाइक अगर वो सुपाइन पोजीशन के अंदर लेट रहा है तो वहाँ पर उसको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होगी, या फिर जो एब्डोमिनल एरिया है वो डिस्टेंडेड है तो भी ये जो कंडीशन है उसमें डिस्कम्फर्ट पेशेंट को ज़्यादा होती है। अगर वो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है या फिर वॉकिंग कंडीशन के अंदर है तो वहाँ पर जो हार्टबर्न की कंडीशन है वो इससे उसको आराम मिलता है। तो यहाँ पर जो पोजीशनिंग है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं कि असेस कीजिए कि कोई GERD का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा जो डिस्कम्फर्ट है वो किस पोजीशन में होगा, और अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं तो ये जो डिस्कम्फर्ट है वो किस तरीके से रिलीव होगा। एंड यहाँ पर हमने बात की है डिस्फेजिया की, मीन्स जो स्वेलोइंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर एक पेनफुल प्रोसेस होगा ये। तो ये जो पेन है वो किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि जो ईसोफेगाइटिस की कंडीशन है, इन्फ्लामेशन उसके अंदर डेवलप हो गया है, तो यहाँ पर एडिमा देखने को मिलेगा और कुछ स्पाज्म भी होंगे इस एरिया के अंदर, और जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाती है इस कंडीशन में। इस वजह से जो डिस्फेजिया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर ये जो पेन हो रहा है गाइस, ये कुछ कंफ्यूजन भी पैदा कर सकता है, क्योंकि जो कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी हमें पेन देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही पेन के अंदर हम किस तरीके से अंतर कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर ये जो पेन हो रहा है वो रिलीव नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये GERD से रिलेटेड है। और अगर नाइट्रोग्लिसरीन के यूज से ये जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है, पेशेंट को आराम आ जाता है, तो ये जो कंडीशन है फिर वो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम जो पेन है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि GERD का पेन है या फिर कोई कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड पेन है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक की पॉइंट है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो GERD को अगर हम डायग्नोस करना चाहते हैं गाइस, तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम GERD को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेरियम स्वेलो जो मेथड होता है, जहाँ पर बेरियम का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है जो भी अबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं उनको इसके थ्रू असेस किया जाता है। या फिर ईसोफेजियल मैनोमेट्री, ये जो टेस्ट है इसमें क्या होता है कि जो ईसोफेगस के मोटर फंक्शंस होते हैं उनको यहाँ पर चेक किया जाता है। तो इससे यहाँ पर हम क्या डायग्नोस करते हैं कि जो भी डिस्फेजिया हो रहा है या फिर जो ईसोफेजियल रिफ्लक्स की कंडीशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है, तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम डायग्नोस करते हैं ईसोफेजियल मैनोमेट्री जो मेथड है, जो टेस्ट है उसके थ्रू। और आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर मेनली हम क्या चीज़ असेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईसोफेगस के मोटर फंक्शंस होते हैं, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, सेंसरी या फिर मोटर फंक्शंस। तो यहाँ पर हम मोटर फंक्शंस को असेस कर रहे हैं गाइस ईसोफेगस के। और जो
नेक्स्ट मेथड है वो है ईसोफेगोस्कोपी, यानी जो ईसोफेगस है उसका हम विजुअलाइजेशन करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इस तरीके से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं GERD के केसेस को, या फिर यहाँ पर बायोप्सी की जाती है, जो भी कोई एक टिश्यू यहाँ से स्क्रैप कर लिया जाता है और फिर उसके बाद में उसकी स्टडी की जाएगी इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर जो सेल्स हैं साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसके थ्रू इन सेल्स की स्टडी की जाती है, या फिर जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो HCl है वो और जो पेप्सिन है उसकी प्रेजेंस है वो देखने को मिलती है। तो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एनालिसिस का प्रोसेस है उसके अंदर हम HCl एंड पेप्सिन का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर चेक करते हैं। तो इस तरीके से भी GERD को हम डायग्नोस कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एसिड परफ्यूजन टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसको बर्नस्टीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए गाइज, एसिड परफ्यूजन टेस्ट जिसको बर्नस्टीन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, GERD से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। ये जो टेस्ट है इसके अंदर हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं कि जो भी पेन हो रहा है वो एसिड परफ्यूजन की वजह से हो रहा है ईसोफेजियल म्यूकोसा के अंदर, या जो रीजन है वो कोई और रीजन है। सो इसलिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इसका नाम याद रखिए, एसिड परफ्यूजन टेस्ट, या फिर इसको बर्नस्टीन टेस्ट भी कहा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो टेस्ट है एसिड परफ्यूजन टेस्ट, ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो ध्यान रखिए कि GERD को हम एसिड परफ्यूजन टेस्ट के थ्रू ही कंफर्म करते हैं। सो कुछ ये डायग्नोस्टिक मेथड हैं जिनके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं GERD के केसेस को। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की कि इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर GERD का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम मेडिसिन को यूज़ करेंगे और कुछ लाइफस्टाइल एंड डाइट के अंदर चेंजेस लाकर GERD के जो केसेस हैं उनको हम मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन की कि यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंटासिड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है यहाँ पर GERD के केसेस के लिए, और साथ में हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड कोलिनर्जिक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टिमुलेंट्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो एंटासिड्स एंड हिस्टामिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं गाइज, इनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि बीइंग अ नर्स मेडिसिन की नॉलेज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियोस हैं इनको आप ज़रूर चेक कीजिए। और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर GERD के केसेस के अंदर इन ड्रग्स की। तो यहाँ पर हम अगर एंटासिड्स को यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं एंटासिड्स के साथ में करते हैं। एंड कॉमनली ये जो एंटासिड्स होते हैं वो विद इन 30 मिनट्स ही पेशेंट को एक रिलीफ दिला देते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी अप्रोच होती है वो एंटासिड्स की तरफ ही होती है कि GERD के केसेस को हम एंटासिड्स के साथ में मैनेज करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो जब भी यहाँ पर एंटासिड यूज़ किए जाएंगे किसी भी कैंडिडेट के थ्रू, तो उसको हम किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर 30 ml का डोज होगा और 1 आवर बिफोर एंड 2-3 आवर्स आफ्टर ईच मील ये आपको लेना है। तो यहाँ पर 30 ml का डोज है और 1 घंटे पहले, खाने से 1 घंटे पहले और खाने के 2-3 घंटे बाद, हर जो हम मील ले रहे हैं उसके बाद इस तरीके का हमको प्रोसेस अपनाना है। जब भी हम एंटासिड लेंगे तो ये काफ़ी ध्यान देना है आपको कि एंटासिड को हम किस किस वक्त ले रहे हैं GERD के केसेस के अंदर। सो जब भी हम एंटासिड को यूज़ करेंगे गाइस तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो
एसिड का सिक्रीशन हो रहा है वो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साथ में जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो भी यहाँ पर इरिटेट नहीं होगी, उनके अंदर सूदिंग बनी रहेगी। तो यहाँ पर जो पर्पस है एंटासिड लेने का वो यही है कि जो एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। सो ये तो बात हो गई कि अगर GERD जो है वो माइल्ड कंडीशन के अंदर है तो हम एंटासिड को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर GERD की जो कंडीशन है वो सीवियर है या मॉडरेट उसका जो फॉर्म है वो है, तो फिर यहाँ पे हमें जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो है हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो यहाँ पर रेंटेक जिसको हम कहते हैं रेनिटिडीन, ये इसका एक कॉमन नाम है जिसको हम रेंटेक के नाम से जानते हैं या फिर फॉर्मिटिडीन। ठीक है, तो ये दो मेडिसिन है जो कि हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में आती है। इनको हम यूज़ करेंगे GERD के केसेस के लिए। सो ये जो मेडिसिन है वो क्या करेंगी, जैसा कि ये मेडिसिन का नाम है हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये क्या करती हैं कि जो हिस्टामिन का सिक्रीशन है उसको ये ब्लॉक कर देंगी। H2 रिसेप्टर साइट पर पैराइटल सेल्स के अंदर हिस्टामिन का जो रिलीज है उसको ये ब्लॉक कर देती हैं, इसीलिए इनको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन रोल है वो यही है, क्योंकि जो एसिड का सिक्रीशन है उसकी वजह से म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है। तो यहाँ पर हम उसको कम करने के लिए H2 हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज़ करेंगे गाइस। और इसका जो कॉमन नाम है रेनिटिडीन, जिसको हम रेंटेक के नाम से जानते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं GERD के लिए। सो जब भी हम यहाँ पर हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एंटासिड्स भी यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो ये जो ड्रग है उसको हम कब यूज़ करेंगे? 1 आवर बिफोर एंड आफ्टर एंटासिड। एंटासिड देने के बाद में 1 घंटे बाद हम इसको यूज़ करेंगे या फिर 1 घंटे पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका क्राइटेरिया है कि जब भी अगर हम साथ में एंटासिड भी यूज़ कर रहे हैं और H2 रिसेप्टर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट को यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि गैप रखना है 1 घंटे का एंटासिड और हिस्टामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बीच में। एंड कॉलिनर्जिक की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बैथनिकॉल ये ड्रग है, ये एक कॉलिनर्जिक ड्रग है। इसको हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी कि जो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था गाइस, वहाँ पर हमने देखा था ये जो इसका प्रेशर है इसको ये इंक्रीज कर देती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो मीन्स वहाँ पर जो फ्लैप इफेक्ट है वो वहाँ पर बना रहेगा और इन दोनों के बीच में गैप नहीं होगा। तो ये जो ड्रग है वो इस इफेक्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो ये जो ड्रग है इसको हम खाने से पहले ही यूज़ करेंगे, ये इसका राइट मेथड है। कॉलिनर्जिक ड्रग है ये, सो इसको खाने से पहले ही हमें यूज़ करना है, ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर। एंड साथ में मेटोक्लोप्रेमाइड जिसको कि हम कॉमनली रेगलान के नाम से जानते हैं, ये जो ड्रग है इसको भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये जो मेडिसिन है इसको 30 से 60 मिनट बिफोर मील हमें यूज़ करना है गाइस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि GERD के केसेस में अगर हम रेगलान को यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी कॉमन ड्रग है और इसको हम खाने से 30 या 60 मिनट पहले ही यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि ड्रग को हम कब कब यूज़ कर सकते हैं। एंड जो लास्ट ड्रग है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सो इनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं लैंसोप्राजोल, ओमेपैराजोल, पेंटाप्राजोल। सो यहाँ पर हम कॉमनली ओमेपैराजोल एंड पेंटाप्राजोल को यूज़ करते हैं गाइस। सो ये जो ड्रग हैं वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है उनको ये सप्रेस कर देती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस
ड्रग को हमें कब लेना है, क्योंकि जब हम खाना खा लेंगे तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होने लगेंगे। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पर ये जो ड्रग है इनको खाने से पहले ही लेना है, 30 मिनट बिफोर द मील, ताकि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो ज़्यादा नहीं हो और ये जो ड्रग है अपना इफेक्ट दिखाती रहें और जो सिक्रीशन है एसिड का उसको ये मेंटेन रखें। तो इसको हमें खाने से आधे घंटे पहले ही लेना होता है। मेडिसिन के बाद में अब हम यहाँ पर कुछ डाइट के अंदर और लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करेंगे गाइस। तो डाइट हम यहाँ पर किस तरीके से ले सकते हैं कि जो भी मील है उसको हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेंगे एंड जो फ्रीक्वेंसी है डाइट की उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जब मील जो है वो स्मॉल पोर्शन के अंदर हो गया है तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी। तो इस मील को हम छोटे छोटे मील के अंदर बांट देंगे और इसको फ्रीक्वेंट फीडिंग का एक फॉर्मूला है यहाँ पर कि इसको हम फ्रीक्वेंट फीडिंग के रूप में लेंगे, यानी 4 to 6 टाइम पर डे हम फीड कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को जो कि GERD के पेशेंट हैं। तो इससे क्या होगा कि जो स्टमक के अंदर फूड है उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट के अंदर फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं। तो जो प्रेशर है वो यहाँ पर ज़्यादा बिल्ड नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले जो फूड है उसको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेना है और जो फ्रीक्वेंसी है इसको बढ़ा देना है। एंड जब भी खाना खाएंगे तो साथ में जो फ्लूइड्स हैं उनको भी हमें डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, जिससे जो फूड है जिसको पास करने के लिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही थी, आपने देखा कि डिस्फेजिया हो रहा था, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि जो लिक्विड फूड है उसके थ्रू जो फूड है वो इजीली पास हो सके। तो मील के साथ में फूड को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है GERD की केसेस में। एंड कुछ फूड को यहाँ पर हमें अवॉइड करना होगा, लाइक जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे जो फूड्स हैं या फिर जो ज़्यादा मसालेदार जो फूड होते हैं उसको हमें अवॉइड करना है। और साथ में अल्कोहल, कॉफ़ी, चॉकलेट एंड सिट्रस जूसेस, ये सिट्रस जूसेस क्या करेंगे, जो एसिड का फॉर्मेशन है उसको ये बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इनको अवॉइड करना है, क्योंकि एसिड ही एक यहाँ पर एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है और उसी को हम सप्रेस कर रहे हैं ड्रग्स के साथ में। तो इस तरीके के जो फूड हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको हमें अवॉइड करना है यहाँ पर। एंड जब भी यहाँ पर मील लिया जाएगा गाइस तो बेड टाइम से 2-3 घंटे पहले ही डिनर लेना चाहिए या फिर लंच लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉक्टर्नल रिफ्लक्स की कंडीशन है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो भी हमने खाना लेना है, खाना खाना है, उसको सोने से 2-3 घंटे ही पहले ले लिया जाए, ताकि जो रात में होने वाले रिफ्लेक्सेस हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो इन रात में होने वाले जो रिफ्लेक्सेस हैं जिनको कि नॉक्टर्नल रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो बेड का हेड एंड है उसको 6 से 8 इंच तक एलिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड फ्लो है गैस्ट्रिक कंटेंट का वो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो हेड एंड है वो अप है। तो जो फूड कंटेंट हैं वो इजीली इसोफेगस के अंदर पास नहीं होंगे। तो इस तरीके की पोजीशनिंग भी हम यहाँ पर रख सकते हैं कैंडिडेट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी हमने बात की थी। तो यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट का जो वेट है वो एक्सेस में है तो उसको फिर क्या करना है कि जो वेट है उसको लूज़ करना है, क्योंकि जो गैस्ट्रोइसोफेजियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है वेट की वजह से। तो यहाँ पर आपको एडवाइस करना है कैंडिडेट को कि जितना हो सकता है उसे अपना जो वेट है वो कंट्रोल में रखना है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि वेट को लूज़ करने के लिए हेल्पफुल हैं वो सारी एक्टिविटीज़ उसे करनी चाहिए।
या फिर जीआरडी के जो केसेस हैं उनके लिए एक थेरेपी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन कहा जाता है। सो ये जो प्रोसीजर है इसके अंदर क्या होगा कि एक मशीन होगी, उसको अटैच कर दिया जाएगा एंडोस्कोप के साथ में। फिर वहाँ पर एक सूचर को प्लेस किया जाएगा जिसको कि प्लीट्स कहा जाता है। तो ये जो सूचर इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये LES पोर्शन के अंदर लगाएंगे, यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वहाँ पर इस स्टिच को लगाया जाता है गाइस। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर माइल्ड सेडेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है जीआरडी के लिए, एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन। याद रखिए इसका नाम, कि यहाँ पर एक सूचर हम लगा देंगे, जो भी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पर एक प्लीट बना देंगे। तो ये एक ट्रीटमेंट है जीआरडी के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर एंडोल्यूमिनल गैस्ट्रोप्लिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो सबसे कॉमनली यूज़ होता है वो है निसन फंडोप्लिकेशन। जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर जो फंडस का पोर्शन है, स्टमक का जो फंडस पोर्शन है, उसमें यहाँ पर कुछ सूचरिंग की जाती है। और ये सूचरिंग इस तरीके से होती है कि जो भी फंडस का एरिया है उसको इसोफेगस के चारों तरफ सूचर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए कि ये सूचरिंग इस तरीके से कर दी गई है कि पूरा जो इसोफेगस का लोअर पोर्शन है उसको कवर कर दिया गया है इस तरीके से सूचर करके। तो यहाँ पर जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टमक के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा, और जो बैक फ्लो है फूड कंटेंट का वो नहीं हो पाएगा। तो इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो भी बैक फ्लो हो रहा है जीआरडी के केसेस में, उनको हमें रोकना है। तो फंडोप्लिकेशन एक सबसे कॉमन जो सर्जरी है वो जीआरडी के केसेस में हम मोस्टली करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए निसेंट फंडोप्लिकेशन, इसमें क्या होता है। या फिर यहाँ पर एक रिंग को भी हम यूज़ करते हैं। ये रिंग जो है वो टाइटेनियम की बनी होती है। इसको लिनक्स रिफ्लक्स मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, और ये एक डिवाइस होता है, रिंग की फॉर्म में होता है ये डिवाइस। तो यहाँ पर ये डिवाइस क्या करेगा कि जब भी कोई कैंडिडेट फूड को इंजेस्ट करता है तो वहाँ उस वक्त तो ये जो डिवाइस है वो थोड़ा सा अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देता है, और जो फूड है वो इजीली पास हो जाता है। लेकिन जैसे ही फूड फिनिश होता है तो फिर से ये रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, फिर से अपनी एक रिंग की शेप में आ जाता है। तो जो भी रिफ्लक्स की कंडीशन हो रही थी वो अब नहीं होती है। इस रिंग को इस लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं, तो उसकी जो रिफ्लक्स की कंडीशन हो रही थी वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सर्जिकल मेथड है जीआरडी के केसेस में, उनको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।